ईडी अगर शराब घोटाला का किंग पिन अरविंद केजरीवाल को मानती है तो इसके पीछे कई वजह और कई सबूत हैं जो सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल की तरफ इशारा करते हैं। असल में अरविंद केजरीवाल ने जानबूझकर अपने पास कोई विभाग नहीं रखा, इसलिए गड़बड़ी उजागर होने के बाद वे कहीं फंस न जाएं। यही वजह थी कि केजरीवाल किसी फाइल पर अपने दस्तखत तक नहीं किया करते थे। वे तब तक ऐसा करते रहे जब तक एलजीवी सक्सेना ने फाइल्स लौटाना शुरू नहीं कर दिया कि पहले सीएम का साइन करवाओ तब बात बनेगी। लेकिन इसके पहले तक दिल्ली में शराब सहित कई बड़े घोटालों को अंजाम दिया जा चुका था। ईडी के समन से केजरीवाल भागे भागे फिर रहे हैं। वजह यह कि ईडी के पास केजरीवाल को गिरफ्तार करने लायक पक्के सबूत हैं। केजरीवाल की हाई प्रोफाइल बैठकों के बारे में करीब 4 बयान, अरविंद केजरीवाल, उनके करीबी सहयोगियों और कथित आबकारी नीति घोटाला के संबंध में रिश्वत लेने के आरोपियों के बीच व्हाट्सएप चैट और फेस टाइम कॉल का विवरण, ये कुछ ऐसे सबूत हैं जिसके आधार पर केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार कर सकती है और इसलिए वो एक के बाद एक समन भेज रही है। सबूत हैं, अरविंद केजरीवाल पहले ही ईडी के 2 समन को दरकिनार कर चुके हैं और जांच एजेंसी को पत्र लिखकर तीसरी बार भी उपस्थित होने में असमर्थता जाहिर कर चुके हैं। केजरीवाल ने ईडी को लिखे जवाबी खत में एजेंसी से दिल्ली शराब घोटाला केस में पेश होने के लिए उन्हें दिए गए समन को वापस लेने के लिए कहा है और आरोप लगाया कि ईडी के ये समन अवैध और राजनीति से प्रेरित हैं। अरविंद केजरीवाल ने ईडी से कहा था कि मैंने अपना पूरा जीवन ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ बिताया है, मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं। सूत्रों का कहना है कि ईडी के पास दिल्ली शराब कांड के आरोपी और मुख्यमंत्री या सीएम के करीबी सहयोगी या कलीग के कुछ व्हाट्सएप चैट्स और फेस टाइम कॉल के विवरण सहित ये कुछ ऐसे सबूत हैं जो उत्पाद शुल्क नीति को लागू करने में दिल्ली सरकार के कुछ वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों की मिलीभगत का संकेत देते हैं। एक सूत्र ने आगे कहा कि पार्टी प्रमुख होने के नाते अरविंद केजरीवाल को ऐसे सभी लेन देन और समझ के बारे में पता था। सूत्र ने कहा कि उनकी उपस्थिति में कुछ कागजात पर हस्ताक्षर किए गए थे। हमें जांच से संबंधित कुछ अहम सबूतों के बारे में उनका बयान दर्ज करने की आवश्यकता है। सूत्र ने आगे कहा कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को 3 बार समन जारी किया जा चुका है और उन्हें 3 जनवरी को पेश होने के लिए कहा गया है। अरविंद केजरीवाल एक बार फिर सीबीआई के समक्ष पेश हो चुके हैं, जबकि ईडी के सामने अब तक वे पेश नहीं हुए। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस घोटाले में सत्येंद्र जैन की भूमिका है, लेकिन वे मनी लॉन्ड्रिंग के दूसरे मामलों में गिरफ्तार किए गए हैं। अब बारी अरविंद केजरीवाल की है। माना जा रहा है कि ईडी के तीसरे समन के बाद अगर केजरीवाल ने पेश होने में आनाकानी की तो उन्हें गिरफ्तार करने में वक्त नहीं गंवाएगी। ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाकर नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन बैठे। ऐसा करके उन्होंने तत्काल अपनी पार्टी को टूटने से बचा लिया, लेकिन इस घटनाक्रम के बाद विपक्षी गठबंधन में उनका टिके रहना मुश्किल होगा। यही वजह है कि न तो लालू यादव और न ही राहुल गांधी सहित विपक्षी गठबंधन के किसी नेता ने उन्हें अध्यक्ष बन जाने की बधाई देने की औपचारिकता भी नहीं निभाई। नीतीश कहते तो हैं कि वे विपक्षी गठबंधन के साथ हैं, लेकिन उनका साथ कौन है इसका अता पता नहीं है। ललन सिंह को हटाए जाने के साथ ही बिहार की सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। तेजस्वी यादव ने ऑस्ट्रेलिया जाने का अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया। मतलब कि बिहार में जेडीयू में हुए बड़े बदलाव के बाद हालात ठीक नहीं हैं। भले ही दिल्ली में जेडीयू के कार्यकर्ता ये नारा लगाएं कि प्रदेश ने माना अब देश मानेगा, या फिर केसी त्यागी का ये कहना है कि नीतीश कुमार इंडी गठबंधन के वैचारिक प्रधानमंत्री हैं। इतने से कोई नीतीश कुमार को पीएम फेस नहीं बनाने वाला। और दूसरी तरफ बीजेपी ने भी नीतीश कुमार के लिए अपने सारे दरवाजे खोल दिए। नीतीश कुमार की दगाबाजी के बाद से बीजेपी का रवैया उनके लिए काफी सख्त रहा है। पार्टी 2 गुटों में बटी हुई है। भले ही नीतीश की सरकार न गिरे, लेकिन जेडीयू पर टूट का खतरा मंडरा रहा है। बीजेपी की लव कुश यात्रा चल रही है और अति पिछड़े नेताओं को पार्टी से जोड़ने का अभियान तेज है। सीधे सीधे नीतीश कुमार के कोर वोटर्स पर चोट है। इसलिए अब सवाल पूछा जा रहा है कि जेडीयू में बड़े बदलाव के बाद गठबंधन कितना ठीक है। नीतीश कुमार के जेडीयू का नया अध्यक्ष बनते ही बिहार की सियासत पर असर दिखने लगा है। नीतीश कुमार ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही तेजस्वी यादव का विदेश दौरा कैंसिल हो गया। तेजस्वी को 6 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर जाना था और इसके अलावा तेजस्वी यादव 5 जनवरी को ईडी के दफ्तर में भी हाजिर नहीं होंगे। कहा जा रहा है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के कहने पर तेजस्वी ने प्लान बदला है। दूसरी तरफ विपक्षी नेताओं के बयानों से तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं। नीतीश कुमार ने जेडीयू की कमान अपने हाथ में ले ली है। ललन सिंह के इस्तीफा देते ही नीतीश को पार्टी अध्यक्ष की कुर्सी भी सौंप दी गई। नीतीश कुमार ने कहा कि हमने दोबारा अध्यक्ष पद स्वीकार कर लिया है, सारा काम वैसा ही
होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब है कि जेडीयू में गुटबाजी थामने के लिए उनके पास यही तरीका था कि लगाम खुद थाम लें। जबकि पार्टी नेता कह रहे हैं कि ललन ने चुनाव लड़ने के लिए अध्यक्ष पद छोड़ा है। हालांकि सवाल यह है कि जेडीयू में बदलाव से तेजस्वी क्यों परेशान है। नीतीश कुमार के विरोधियों का दावा है कि तेजस्वी को लेकर ललन सिंह और लालू की करीबी की खबरों ने पार्टी में टूट का खतरा पैदा कर दिया और अब नीतीश कुमार कुछ ही दिन के सीएम हैं। जीतन राम मांझी ने कहा कि तेजस्वी को लेकर नीतीश और ललन की राय अलग थी, गुटबाजी थी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि ये तय है कि कुछ ही महीनों के मेहमान हैं, मुख्यमंत्री पद को अब लालू के आगे वो समर्पण करें, तेजस्वी को वो मुख्यमंत्री बना दे, अन्यथा लालू पार्टी तोड़ने में माहिर हैं, तोड़ ताड़ करके सरकार बना लेंगे और ये देखते रह जाएंगे। नए साल की शुरुआत से ही ईडी भ्रष्ट नेताओं पर कहर बनकर टूटेगी, इसके संकेत अभी से मिलने लगे हैं। साल की शुरुआत होते ही सबसे पहले अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना है। उसके बाद नंबर तेजस्वी यादव का है। हेमंत सोरेन को ईडी ने साफ तौर पर कह दिया है कि 2 दिन के अंदर सोचकर बता दें कहां और कब वे ईडी की पूछताछ के लिए हाजिर होना चाहते हैं। जमीन की खरीद बिक्री में कथित अनियमितता की जांच मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने सीएम हेमंत सोरेन को 7वां समन भेजा है। ईडी ने इस मामले में बयान दर्ज कराने के लिए हेमंत सोरेन को आखिरी मौका दिया। ईडी ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री को 7 दिन के अंदर बयान दर्ज करने को कहा है। 2 दिन के अंदर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ऐसी जगह, तिथि और समय बताने को कहा गया जो दोनों के लिए उपयुक्त हो। ईडी ने जगह से संबंधित सूचना 2 दिन के अंदर लिखित रूप से देने को कहा है। ईडी के तेवरों से साफ है कि अगर हेमंत सोरेन इस बार भी कुछ नहीं करते हैं तो फिर उनकी गिरफ्तारी पक्की होगी। ईडी की ओर से रांची को बड़गाई अंचल के राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप के मामले में जांच की जा रही है। ये ECIR सरकारी दस्तावेज में छेड़छाड़ और जालसाजी से संबंधित है। ईडी की ओर से कहा गया कि इस मामले की जांच के दौरान बयान दर्ज करने के लिए उन्हें 6 समन भेजे गए, लेकिन वे एक बार भी ईडी ऑफिस में हाजिर नहीं हुए। इसके लिए जो कारण बताए गए वे निराधार हैं। समन के आलोक में उनके हाजिर नहीं होने की वजह से मामले की जांच में अड़चन पैदा हो रही है और जांच प्रभावित है। इसलिए उन्हें PMLA 2002 की धारा 50 के तहत अपना बयान दर्ज करने के लिए आखिरी मौका दिया जा रहा है। ईडी की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पहला समन अगस्त में भेजा गया और 14 अगस्त को ईडी ऑफिस में बुलाया गया। दूसरा समन 24 अगस्त को उपस्थित होने के लिए भेजा गया। इसके बाद 9 सितंबर, 23 सितंबर, 4 अक्टूबर, 12 अक्टूबर को भी समन भेजकर बुलाया गया। जमीन के मामले में जांच के दौरान ईडी की ओर से सीएम हेमंत को समन भेजा गया, लेकिन हेमंत सोरेन ने इसे दुर्भावना और राजनीति से प्रेरित बताया। साथ ही समन वापस नहीं लेने की स्थिति में कानूनी रास्ता अपनाने की बात कही थी, लेकिन हेमंत सोरेन के पत्र के बाद भी ईडी ने समन वापस नहीं लिया और बाद में उन्हें आखिरी मौका दिया गया। अरविंद केजरीवाल भी अब तक ईडी के 2 समन को किनारे लगा चुके हैं। अब तीसरा समन उन्हें दिया गया। 3 जनवरी को उन्हें पेश होना है। केजरीवाल के रंग ढंग ऐसे नहीं दिख रहे कि वो ईडी के सामने पेश होंगे। शराब घोटाला मामले में उनके खिलाफ ईडी के पास कई सबूत हैं और जिसके आधार पर उन्हें 3 जनवरी के बाद भी गिरफ्तार किया जा सकता है। तीसरा नंबर तेजस्वी यादव का है, जिन्हें 5 जनवरी को लैंड फॉर जॉब मामले में दूसरी बार पूछताछ के लिए बुलाया गया है। पहली समन पर तेजस्वी यादव बहाने बनाकर पेश नहीं हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कपिल सिब्बल के पास कुछ खास काम बचा नहीं, किसी पार्टी में नहीं है, इसलिए सियासत में उनका कोई वजूद नहीं बचा। रही बात वकालत की, तो वो भी इन दिनों ठीक नहीं चल रही, क्योंकि सिब्बल लगातार मुकदमे हार रहे हैं। कुछ ऐसा ही हाल सुब्रमण्यम स्वामी का है। वो हैं तो बीजेपी में, किनारे अपनी वजहों से लग गए, इसीलिए दोनों ने अपने लिए एक नया काम खोज लिया। सिब्बल पत्रकार बन गए और स्वामी इंटरव्यू लेने वाले। फिर दोनों ने मिलकर पीएम मोदी के खिलाफ अपनी भड़ास बड़े ही हास्यास्पद तरीके से निकाली। असल में वामपंथी प्रोपेगेंडा वेबसाइट द वायर ने सेंट्रल हॉल विद कपिल सिब्बल नाम का एक टॉक शो शुरू किया और इस टॉक शो में कपिल सिब्बल सुब्रमण्यम स्वामी के साथ बात करते हुए नजर आ रहे हैं। इस शो में दोनों अर्थव्यवस्था के हालात टॉपिक पर बात करते रहे। इस शो की खास बात है कि इसमें कपिल सिब्बल अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी सरकार पर हमला करते हैं, लेकिन शो के दौरान जो आंकड़े दिखाए गए वो सब कपिल सिब्बल के दावों की धज्जियां उड़ाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था बेहतर प्रदर्शन कर रही है, इस बात पर सिब्बल को जो कुछ कहते नहीं बना, तो उन्होंने ये कह डाला कि सब कुछ अपने आप हो रहा है, मौजूदा सरकार अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ नहीं जानती। इस शो में दोनों नेताओं के बीच बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स से शुरू हुई। सिब्बल ने कहा कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपना रही है। उन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी से पूछा
कि इस क्षेत्र में भारत के लिए क्या चुनौतियां होंगी। इस पर स्वामी ने जवाब दिया कि भारत इस चुनौती का अच्छी तरह से सामना कर सकता है। उन्होंने दावा किया कि नासा एआई कार्यक्रमों में संस्कृत का इस्तेमाल करने के लिए शोध कर रहा है। अर्थशास्त्री स्वामी ने यह भी दावा किया कि नासा रोबोटों के लिए अंग्रेजी के बजाय संस्कृत को प्राथमिकता दे रहा है, क्योंकि संस्कृत में एक ही वर्तन यानी स्पेलिंग के लिए अलग अलग उच्चारण नहीं है, जैसे कि बट और पुट। इस मामले में तथ्य यह है कि लंबे वक्त से इंटरनेट पर अफवाह है कि नासा एआई और रोबोटिक्स के लिए संस्कृत पर शोध कर रहा है। ये काफ़ी हद तक निराधार है। नासा एक अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। ये आवाज़ पहचान प्रणालियों में सक्रिय तौर पर से शामिल नहीं है और इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अमेरिका सरकारी एजेंसी एआई संस्कृत के इस्तेमाल पर शोध कर रही है। शो में बात को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेसी नेता सिब्बल से बीजेपी नेता स्वामी ने कहा कि भारतीयों में Y2K परेशानी का समाधान कर लिया है और पश्चिम को भविष्य में भी भारत पर निर्भर रहना होगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि देश के नेतृत्व पर निर्भर करेगा। दरअसल Y2K साल 2000 के बाद तारीखों के लिए कैलेंडर डेटा की फॉर्मेटिंग और स्टोरेज से जुड़ी संभावित कंप्यूटरीकृत गलतियों से जुड़ा था। स्वामी ने कहा कि यदि आपके पास बेवकूफ़ नेतृत्व है। इस बीच सिब्बल ने उन्हें टोकते हुए पूछा कि क्या वह ये कह रहे हैं कि मौजूदा नेतृत्व बेवकूफ़ है। इस पर स्वामी ने जवाब दिया कि आज के नेतृत्व में कोई विद्वान नहीं है। जब कपिल सिब्बल ने कहा कि सरकार में उच्च शिक्षित लोग हैं, तो स्वामी ने जवाब दिया कि तो उनमें प्रधानमंत्री को ये बताने का दम होना चाहिए कि जो उच्च शिक्षित नहीं है, मुझे नहीं पता वह किस विषय में उच्च शिक्षित हैं। दरअसल स्वामी साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिक्षा की ओर इशारा कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। विपक्षी गठबंधन ने सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने के लिए 31 दिसंबर की तारीख तय कर दी थी। इस दौरान सहयोगी दलों को अपने अपने राज्यों में सीट शेयरिंग के काम को पूरा करना था, लेकिन तारीख खत्म हो गई। पर कहीं बात होना तो दूर, हर कहीं विवाद शुरू हो गया। ममता बनर्जी कांग्रेस को 2 से ज्यादा सीट देने को राजी नहीं। बिहार में तो सीट शेयरिंग की बात भी शुरू नहीं हुई। पंजाब और दिल्ली का भी यही हाल है। महाराष्ट्र में जैसे ही बात शुरू हुई, उद्धव ठाकरे 23 सीटों पर आ गए और संजय राउत कांग्रेस से भिड़ गए। इंडी गठबंधन के सीट शेयरिंग वाले फॉर्मूले को लेकर संजय राउत ने कहा कि उनसे मिलने के लिए एनसीपी के अध्यक्ष जयंत पाटिल और जितेंद्र आव्हाड आए थे। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग स्पष्ट है। सीटों के मामले में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र है। यहां 48 लोकसभा सीटें हैं, जो एक बड़ा आंकड़ा है। संजय राउत ने कहा कि जो सीट शेयरिंग होनी चाहिए और जो पार्टी की सीट पर चुनाव जीत सकता है, सीट पर उसी का दावा रहेगा। इसके लिए कोई फार्मूला नहीं है। देश में महागठबंधन का एक ही फार्मूला है, जो जीतेगा वही लड़ेगा, और महाराष्ट्र में भी इसी फार्मूले पर काम किया जा रहा है। इसके पहले 29 दिसंबर को जयंत राव पाटिल और जितेंद्र आव्हाड उद्धव ठाकरे संजय राउत से मुलाकात करने आए थे। इन नेताओं के बीच घंटों बातचीत हुई और ये स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में कौन सी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। संजय राउत ने कहा कि ये समझने की बात है कि कांग्रेस के कई ताकत वाले इलाके हैं जहां केवल वही जीत सकती है, लेकिन यहां सिर्फ शिवसेना जीत सकती है। इसलिए दोनों दलों के बीच कोई मतभेद नहीं है। जो खबरें उड़ रही हैं वह गलत हैं। दोनों दलों की सहमति से सीट शेयरिंग के बारे में चर्चा की जा रही है। और इतना ही नहीं, संजय राउत ने कहा कि प्रकाश अंबेडकर के बारे में भी चर्चा चल रही है और जल्द ही हम ऐसे नतीजे पर पहुंचेंगे कि महाराष्ट्र में एक आदर्श फॉर्मूला तैयार हो। सीट शेयरिंग को लेकर कोई फॉर्मूला नहीं, केवल मेरिट पर सीटों का बंटवारा होगा। महाराष्ट्र में कांग्रेस की स्थिति पर संजय राउत ने कहा कि यहां सबसे बड़ी पार्टी हम हैं और कांग्रेस को जीरो से शुरुआत करनी होगी। मैंने ये नहीं कहा कि कांग्रेस जीरो है, मैंने कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस है, कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी है, हमारे साथ उसका गठबंधन है और रहेगा। हालांकि कांग्रेस के पास आज एक भी सांसद नहीं है। हमारे पास 18 थे, उसमें से कुछ चले गए। एनसीपी के पास 4 या 5 थे, उनमें से 1-2 लोग चले गए। कांग्रेस के पास अभी कुछ नहीं है। संजय राउत का दावा है कि यहां इंडिया अलायंस लगभग 40 सीटें जीत पाएगा और इसमें कांग्रेस का एक बड़ा योगदान रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। उद्धव ठाकरे के सीएम और एनडीए की सरकार के रहते हुए धारावी पुनर्विकास का प्रोजेक्ट गौतम अडानी की कंपनी को दे दिया गया था, लेकिन सरकार के गिरते ही उद्धव ठाकरे इसके विरोध में उतर गए और कांग्रेस तो पहले से तैयार ही बैठी थी। लेकिन विरोध प्रदर्शनों के बीच एक बार फिर शरद पवार ने गौतम अडानी के साथ गुपचुप मुलाकात कर सबको चौंका दिया। इस मुलाकात से बाद माना जा रहा है कि धारावी पुनर्विकास का विरोध करने वालों का विरोध शांत हो जाएगा। मुलाकात के दौरान शरद पवार की सांसद बेटी सुप्रिया सुले भी उपस्थित थी। हालांकि इस मुलाकात के बारे में अधिकृत बयान नहीं
दिए गए हैं। उद्धव ठाकरे ने धारावी पुनर्विकास का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया था, जिसका कांग्रेस ने भी समर्थन किया था। यही नहीं, हाल ही में खत्म हुए शीतकालीन सत्र के दौरान भी नागपुर विधान भवन में अडानी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस बीच गौतम अडानी ने शरद पवार के सिल्वर ओक निवास स्थान पर पहुंचकर, उस वक्त पवार अमरावती के दौरे पर मुंबई पहुंचे हुए थे और दोनों के बीच करीब आधे घंटे से ज्यादा समय तक चर्चा हुई। मुलाकात के बारे में दोनों तरफ से अधिकृत बयान नहीं दिया गया। शरद पवार और गौतम अडानी के बीच बेहद मधुर रिश्ते हैं। जब भी अडानी पर संकट आता है तो पवार उन्हें बचाते हैं। कुछ ही महीने पहले ही अडानी की जांच के लिए राहुल गांधी ने संसद की संयुक्त समिति नियुक्त करने की मांग की थी। राहुल गांधी इस पर अड़े हुए थे। तब शरद पवार ही अडानी के बचाव के लिए सामने आए। उन्होंने संयुक्त समिति की जांच को खारिज कर दिया, जिसके बाद राहुल गांधी भी शांत हो गए। शरद पवार की पार्टी एनसीपी में जब अजीत पवार ने बगावत की थी, शरद पवार से मिलने अडानी आए थे। तब बताया जाता है कि दोनों के बीच सुलह कराने के लिए अडानी ने चाचा भतीजे के बीच बैठक भी कराई थी। धारावी के पुनर्विकास का काम अडानी ने किया था, जिसका उद्धव ठाकरे और कांग्रेस विरोध कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे शरद पवार के करीबी हैं और अब ऐसे में कयास ये लगाया जा रहा है कि शरद पवार और अडानी की मुलाकात धारावी के पुनर्विकास के विरोधियों को शांत कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।